ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और इस तरह ही हमने चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में पढ़ा और इस तरीके से ही उसके जितने भी आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स थे, प्रॉब्लम्स थे और स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियोस को अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मोल क्या है, एवोगैड्रोस नंबर्स क्या है, मास मास रिलेशनशिप क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ा और उसके बाद एक्सपोनेंशियल नोटेशन पढ़ा और डेट हमने चैप्टर का एंड किया। ऑन शॉर्ट वीडियो भी मैंने स्टोइकियोमेट्री पर आप लोगों के लिए बना दिए, तो वहां से आप एमडीगेट और एडीगेट का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने बोला कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाए। सो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। बट ऑल ऑफ द व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, माय रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक अच्छा सा हमें अच्छा खासा फीडबैक दिया करें ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस में बनाती रहूं कंटिन्यूसली। और इस तरह ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, डेफिनेशन तो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी आप लोगों को। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबको ईद मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन है। अगर मैंने आज ही वीडियो अपलोड कर दी तो आपने लाजमी कमेंट में जवाब देना है। तो इस तरह ही यहाँ पर आप लोगों के पास जो फर्स्ट है वो है एटम की स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप एटम के स्ट्रक्चर में काफी टॉपिक पढ़ेंगे। पहला मैं आपको चार्जेस के बारे में बताऊंगी, एमडीगेट के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगी। सो डेट हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे बोहर्स की किस तरीके से डिफेक्ट्स है, किस तरीके से साइंटिस्ट था, उसने क्या क्या एटम की प्रॉपर्टीज दी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किस तरह उन्होंने डिस्कवर किया। ऐसे ही कोई चीज नहीं बन जाती, सबकी रिसर्चेस होती हैं। रिसर्चेस होने के बाद वो चीज क्या होती है, डिस्कवर होती है। तो इस वजह से हम काफी क्वांटम पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, प्लैंक कांस्टेंट को क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, किस तरीके से बोहर के डिफेक्ट्स हैं। उसके बाद काफी थिंग्स पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे थिंग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैटर से। मैटर तो छोटे छोटे बच्चे को पता है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, एनीथिंग दैट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। मैं भी एक मैटर हूँ क्योंकि मैं वजन भी रखती हूँ, मैं जगह भी घेर रही हूँ जिस हिस्से पे मैं खड़ी हूँ। और ये मार्कर है, इसका वजन भी है, जगह भी घेर रहा है, मेरे हाथ की जगह घेर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट एटम है। इंसान पूरा ही एटम से मिलकर बना है, आपको पता है। इस तरीके से हम खुद भी एक क्या है, मैटर है। खुद भी हम क्या है, एक मैटर है। हम जगह भी घेरते हैं और ऑक्यूपाई स्पेस भी कर सकते हैं। हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका मास हो उसे आप क्या बोलेंगे, मैटर करेंगे। सही, ये चीज आपको पता होना लाजमी होना चाहिए, आपके इल्म में शामिल हो। उसके बाद आप लोगों के पास है 4 एलिमेंट्स कि उसने साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जिसे हम उर्दू में बोलते हैं अरस्तु। क्या, अरस्तु। तो अरस्तु ने बताया कि जो पूरी जो दुनिया है वो मिलकर बनी हुई है, अर्थ से, फायर से। उसके बाद ये पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ कि मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 एलिमेंट से मिलकर क्या बनी हुई है, आपकी मतलब कि हमारी जो है वो पूरी वर्ल्ड बनी हुई है। सो इसने इन एलिमेंट्स के बारे में क्या किया, बताया। आग, पानी, हवा, आप एयर भी लिख सकते हैं, इस तरीके से वाटर भी लिख सकते हैं। सही है। या फिर आप यहाँ पर इल्म में इजाफा करने के लिए आप सॉइल भी लिख सकते हैं कि जो दुनिया है वो इन 4 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ये 4 जो मैंने आपको लिख दिए हैं। देखिए, एरिस्टोटल जो था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले इन्होंने बताया, अभी तक हजरत ईसा भी नहीं आए थे, तभी इन्होंने बता दिया था कि जो पूरी दुनिया है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है। एरिस्टोटल ने बताया, एरिस्टोटल अर्थ, फायर, एयर, सॉइल इनसे मिलकर बनी है। उसके बाद फिर से साइंटिस्ट जिसका नाम था ल्यूक्यूपस था और एक हमारे पास साइंटिस्ट था जिसका नाम है डेमोक्रेटिस। तो उसने बताया कि जो हमारे पास एटम है
जो हमारे पास एटम है वो इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है एटम, एटम से मिलकर बनी है। उसने ये उस्ताद और शागिर्द है, उस्ताद है, ये उसका क्या है, शागिर्द है। इन्होंने बताया कि ये दुनिया सारी एटम है, बल्कि इनसे मिलकर नहीं बनी। ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, हम इसे डिवाइड, लेकिन अब हम जानते हैं, मतलब कि उस जमाने में ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसके लेवल से ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये 220 बीसी की बात है, 220 बीसी की बात है, सही है। तो यहाँ पर उसने बताया कि एटम से मिलकर बनी है वो जो इनडिविजिबल है। ये इनडिविजिबल वाली बात गलत है, लेकिन ये सही है। लेकिन किसी ने उस पर यकीन ना किया, क्योंकि उस वक्त का जो सबसे होशियार साइंटिस्ट था वो था एरिस्टोटल, एरिस्टो। तो ये बात उनकी वैसे ही चलेगी वेस्ट में। फिर इस बात को जिंदा करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आया, यानी कि इस बात को जिंदा करने साइंटिस्ट था वो था जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो जॉन जो डाल्टन था वो था 1803 में। 1803 में उसने बताया कि जो एटम है कि वो सच में एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी इसकी बात को इसने जिंदा किया। जॉन डाल्टन ने जिंदा किया कि जो एटम है, एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। उसने भी यही बोला, इनडिविजिबल पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है, कैन नॉट बी डिवाइड, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट ये तो बात उसने जिंदा तो कर दी कि पूरी दुनिया एटम है, लेकिन इनडिविजिबल जो है वो गलत है, क्योंकि एटम को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। उसने बोला कि जो एटम है वो एक बॉल की तरह है, ऐसे एक बॉल की तरह है, सॉलिड बॉल की तरह। एटम उसने बोला कि एक सॉलिड बॉल की तरह है, बाल की तरह, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ये भी गलत है। फिर आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि जो एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। हमें पता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। हमारे इल्म में इजाफा हो चुका है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, दिस इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लिखेंगे, कुछ पार्टिकल लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम इस पे चार्जेस देखेंगे, हम अब डिस्कवर करने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल को। तो उसके लिए मुझे अपने बोर्ड को, यहाँ पर मैंने लिखा है पार्टिकल, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि डिनोट कैसे करेंगे, उसके बाद डिस्कवरी, उसके बाद ईयर, उसके बाद मेथड, उसके बाद चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड। देखिए बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम स्टडी करें। अब अगर देखा जाए, सबसे पहले था इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। पहले काफी साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको काफी नाम दिए कि इसको नेगेटिव भी कहेंगे और इसको हम कहेंगे कैथोड रेस भी कहेंगे। इसको पहले हम इलेक्ट्रॉन नहीं कहते थे प्यार से, हम इसको ये कैथोड रे कहते थे या नेगेटिव रे कहते थे। उसके बाद बच्चों आया हमारे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पहले प्यार से हम इसे नहीं बुलाते थे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी चीज नहीं आती। इसको हम कहते थे केनार रे, इसको हम कहते थे पॉजिटिव रे, इसको क्या बोलते थे, पॉजिटिव रे। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को भाई आया ही ये बहुत ऐसे आया ही है, मतलब कि इसको रदरफोर्ड ने किया है, तो इसको कुछ भी नहीं बुलाते थे। इन दोनों में बहुत मेहनत रखी है। चलें, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं। भाई डिनोट तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है तो नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले बताया किसने, तो देख सबसे पहले हमारी पुरानी जो बुक है वो उसकी कुछ पॉइंट्स पे लिखूंगी। विलियम ग्रुप, नहीं वैसे तो आपको इल्म में ये चीज होनी चाहिए। विलियम ग्रुप ने आप लोगों को बताया कैथोड रेस के बारे में। किसके बारे में बताया, कैथोड रेस के बारे में। उसके बाद साइंटिस्ट आया एक और, जिसने इतनी जल्दी डिस्कवर नहीं हुआ था। इसका ईयर जो था वो बताया था इसने 1886 में इसने बताया था कि कैथोड रे होती है। विलियम ग्रुप ने बताया, अभी तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, अभी इसको कैथोड रे बोल रहे हैं। लेकिन ये विलियम ग्रुप ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब से। डिस्चार्ज ट्यूब आप क्लास 9 में भी सुना होगा, डिस्चार्ज ट्यूब, इसे हम पढ़ रहे हैं। आगे आगे मैं आपको इल्म में इजाफा करूंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे, वो सॉरी साइंटिस्ट है। इसके बाद ही हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा साइंटिस्ट आए, बहुत ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन की जो हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से उसका नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया है वो स्टोनी ने दिया है। इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया है, स्टोनी साइंटिस्ट है, उसने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का नाम तो किसने दे दिया, अब जो मेलिकर है, मेलिकर, अब ये जो हमारे पास मेलिकर है, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये किसने बताया, मेलिकर ने बताया। इस एक्सपेरिमेंट जो कि एंट्री में भी आ चुका है सवाल, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, किससे बताया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बताया। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने काफी ज्यादा क्या की, जदोजहद की। फिर हमारा एक क्या डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। क्लियर हुआ स्टूडेंट, क्लियर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का हो चुका है इसकी। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन की। प्रोटॉन भी ऐसे ही नहीं आया, इसमें भी काफी मेहनत रखी। अब जो इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करेंगे, तो इसको बताया चेडविक ने। चेडविक
देखें, अब जो प्रोटॉन पी पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बताने वाला साइंटिस्ट जो है वो है गोल्डस्टीन। सॉरी मेरे मुंह से चैटिंग निकल गया, गोल्डस्टीन। यहाँ पर लिख देते हैं गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने बताया केनाल रेस के बारे में, इसके बारे में केनाल रेस के बारे में बताया। सही बच्चों, क्लियर हो रहा है? केनाल रेस के बारे में बताया। ये जो सारे साइंटिस्ट हैं इनके काफी ज्यादा काम है, अलग अलग काम है। सो जो हमारे पास है रदरफोर्ड। अब बात आती है रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने 1911 में, रदरफोर्ड ने 1911 में बताया, नाम दिया। किसका नाम दिया? मेरा नाम नहीं दिया, प्रोटॉन का नाम दिया, प्रोटॉन नेम दिया। केनाल रे 1886 और कैथोड रे भी 1886। देखें, पहले कौन डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ या फिर क्या हुआ? प्रोटॉन हुआ। लेकिन ये सारी जो बुक में डेट्स हैं वो इधर उधर लिखी हुई है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से मैंने इतनी डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। सही है बच्चों, ये चीज आपने याद रखनी है कि ये इतना इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें से एम्प्टी गेट की ये चीज बनती है। फिर आप लोगों को पता है बहुत जरूरी है ये। अब है कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है? चार्ज की वैल्यू सेम होती है 10⁻⁻⁹। सही है? प्रोटॉन में भी 1 × 10⁻⁻⁹। सही है? इसके ऊपर नो चार्ज, बच्चे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन का 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 कितना है? 31 है केजी इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर हम इसे ग्राम में लेकर जाए तो 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻28 क्या होगा? ग्राम हो जाएगा अगर ग्राम में लेके जाए। ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू है। अब अगर प्रोटॉन की बात करें 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 केजी। अगर बच्चों प्रोटॉन की वैल्यू को अगर हम लेकर जाएं ग्राम में तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। सही है? ये किसकी हो गई? इसका मासेज हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन का मास 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻27 केजी। अगर हम इसको ऐसे लेकर जाएं तो 24 ग्राम। अब यहाँ पर आती है समझने की बात। बच्चों बोर्ड को हमने लिख लिया है, समझा भी दिया है मैंने आपको किस तरीके से साइंटिस्टों ने इसे क्या किया, डिस्कवर किया। लेकिन बच्चों एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कि फर्क है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। अब अगर हम एक प्रोटॉन की बात करते हैं, ओनली एक प्रोटॉन, तो वो 1836 अगर हम इलेक्ट्रॉन रखें तो उसके एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर तोलती हूँ, दिस इज मतलब कि जिसे हम तोलते हैं कोई भी चीज़, कोई भी हम आटा लेने जाते हैं या चीनी लेने जाते हैं, शुगर, तो यहाँ पर मैंने एक रखा इलेक्ट्रॉन का पाया, प्रोटॉन रखा है, और यहाँ पर मैंने 1836 रखे। आप बोलेंगे कि मैम 1836 क्या रखे? मैं इस वजह से बता रही हूँ कि आपको भूले ना। 1836 हमने क्या रखे हैं? यहाँ पर क्या रखे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1836 हमने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं और वो बराबर हैं एक प्रोटॉन के। तो देखिए कितना फर्क है, चार्जेस में भी डिफरेंट है। आप बोलेंगे इसकी चार्ज की वैल्यू तो कम है, इसकी ज्यादा है। नहीं बच्चों, नेगेटिव में जो सबसे छोटी लगती है वो सबसे बड़ी होती है। सही है? और इसमें सिर्फ 19-20 का फर्क है कि रेसिप्रोकल कर दिया हमने न्यूट्रॉन की। 19-20 का फर्क नहीं होता, ज्यादा इनमें कोई फर्क नहीं होता। हम बोलते हैं कि जो प्रोटॉन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है न्यूट्रॉन के। सिर्फ अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 19-20 का क्या है? फर्क है। ये चीज आपने क्या कर रखनी है, याद रखनी है। तो ये भी हमारी वीडियो, इसमें हमने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा जो भी हमारी बुक के अंदर था, MCQs के अकॉर्डिंग था। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।